सोचिए, क्या कोई एक शब्द किसी की पूरी पहचान को कैद कर सकता है? आज हम सैयद अमानुद्दीन की एक बहुत ही दमदार कविता को समझने वाले हैं, जो इसी सवाल से जूझती है और पहचान पर लगाए गए इन लेबलों के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज उठाती है। देखिए, इस कविता का शीर्षक ही एक चुनौती है, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐलान है। ये हमें सीधे उस संघर्ष के दिल में ले जाता है जहां एक कलाकार दो संस्कृतियों के बीच फंसकर अपनी पहचान को बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर आती है ये लाइन, मैं कोई हाइफन, कोई पुल या कोई खाई नहीं हूं। समझिए, ये कविता का दिल है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि हर उस कोशिश को सीधी चुनौती है जो उसे किसी एक कैटेगरी में बांधना चाहती है। तो इस कविता की पूरी ताकत को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कवि हाइफन के खिलाफ विद्रोह करता है, अपनी जड़ों को बिना जंजीरों के अपनाता है, खुद को एक ग्लोबल साहित्यिक परिवार का हिस्सा बताता है और फिर अपनी असली पहचान का ऐलान करता है। हम कविता की ताकत को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हाइफन के खिलाफ विद्रोह। तो ये इंडो एंग्लियन शब्द आखिर है क्या, जिसके खिलाफ इतना गुस्सा है? देखिए, ये अकादमिक दुनिया का बनाया हुआ एक लेबल है जो अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों पर चिपका दिया जाता है। लेकिन अमानुद्दीन के लिए ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक औपनिवेशिक पिंजरा है, एक बनावटी और सीमित करने वाली चीज जिसे वो पूरी ताकत से तोड़ देना चाहते हैं। पहले स्टैंजा में ही ये विद्रोह की आग साफ दिखती है। कवि कहते हैं, सुनो, मैं संस्कृतियों की हॉचपॉच यानी खिचड़ी नहीं हूँ, और नहीं मैं आलोचकों के लिए कोई मून रॉक स्पेसिमेन यानी चांद से लाया गया पत्थर हूँ जिसकी वो चीर फाड़ करें। वो साफ साफ एक प्रयोगशाला का नमूना या एक उलझा हुआ केस बनने से इनकार कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बिना जंजीरों वाली जड़ें। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। कवि अपनी जड़ों को नकार नहीं रहा। वो कावेरी नदी को अपनी रगों में महसूस करते हैं, चामुंडी पहाड़ियों को अपने मन में देखते हैं। ये उनकी पहचान है। लेकिन, और यही बात सबसे जरूरी है, वो कहते हैं, बट आई एम नॉट टाइड डाउन। मतलब वो अपनी विरासत का सम्मान करते हैं, पर उससे अपनी बेड़ी नहीं बनने देते। ये आजादी का ऐलान है। हमारा तीसरा हिस्सा है, एक वैश्विक साहित्यिक परिवार। कवि को लगता है कि इंडो एंग्लियन का लेबल उन्हें एक छोटे घुटन भरे पिंजरे में कैद कर रहा है और वो इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। वो किसी एक देश या भाषा तक सीमित नहीं रहना चाहते। इसके बजाय वो कालिदास और कबीर जैसे साहित्य के दिग्गजों के साथ पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर एक ग्लोबल कलाकार बनना चाहते हैं। जरा इस विरासत को तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी सूची नहीं है। ये सदियों और महाद्वीपों में फैली एक परंपरा है। भारत और फारस से लेकर इटली और इंग्लैंड तक, कालिदास से कीट्स तक, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी असली बिरादरी कलाकारों की है, न कि किसी देश या लेबल की। और अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, चौथा भाग, स्वयं की घोषणा। तो अब हम कविता की शिखर पर पहुंचते हैं, जहां सारी बहस खत्म हो जाती है। वो मानते हैं कि हाँ, वो शेक्सपियर और कीट्स की भाषा में लिखते और सपने देखते हैं, लेकिन साफ कहते हैं, मैं एंग्लो नहीं हूँ। तो फिर उनकी असली पहचान क्या है? पोएट, एक कवि। और गौर कीजिए, ये शब्द बड़े अक्षरों में है, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची पहचान है। और अंत में वो हर लेबल को उतार फेंकते हैं और सिर्फ अपना नाम लेते हैं, आई एम नाउ अमानुद्दीन। तो इस कविता में इतनी ताकत आती कहाँ से है? चलिए अब इसकी परतों को खोलते हैं। हमारा पांचवा हिस्सा है, कविता की शक्ति को समझना। अगर हम इस कविता की आत्मा को देखें तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसमें लेबलों को खारिज करने का साहस है, किसी एक देश से ऊपर उठकर एक सार्वभौमिक पहचान बनाने की चाहत है, अपनी मिलीजुली संस्कृति को स्वीकार करने की हिम्मत है, और उन औपनिवेशिक ताकतों का विरोध है जो हमें बांटना चाहती हैं। अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए कवि कई शानदार उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुद को मून रॉक स्पेसिमेन कहना, ये एक शक्तिशाली यूपक यानी मेटाफोर है, या फिर हाइफन का प्रतीक, जो यहाँ जोड़ने की बजाय विभाजन और दूरी को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि कविता का रूप ही उसके संदेश को दर्शाता है। ये फ्री वर्स यानी मुक्त छंद में लिखी गई है, कोई तुकबंदी नहीं, कोई मीटर नहीं, यहाँ तक कि कोई कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं।
ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये खुद नियमों और परंपराओं को तोड़ने का एक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहचान के नियमों को तोड़ रहे हैं। हम इस कविता को और गहराई से भी समझ सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल नजरिए से देखें तो ये कविता पश्चिम के उन तरीकों का जवाब है जो हर चीज को अपने खांचों में फिट करना चाहते हैं। ये एक पलट कर दिया गया जवाब है। वहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नजरिए से ये कविता कहती है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये बहती पानी की तरह तरल और आध्यात्मिक है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को कुछ सबसे जरूरी बातों में समेटते हैं। हमारा छठा और आखिरी भाग, आपकी परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य। इन मुख्य बिंदुओं को याद रखिएगा। इंडो एंग्लियन शब्द को पूरी तरह खारिज किया गया है। 3 जगहों के नाम याद रखें: कावेरी, चामुंडी हिल्स, वृंदावन। मून रॉक स्पेसिमेन का मतलब है किसी को सिर्फ अध्ययन की वस्तु समझना। कवि 40 सदियों जीने का दावा करके अपनी कला की अमरता की बात करते हैं। इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। और मिस्टेकन मिसइन्फॉर्म्ड फोक यानी गलत फहमी के शिकार लोग आलोचकों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो संक्षेप में हमने कवि की यात्रा को देखा, एक थोपी हुई हौच-पौच पहचान को अस्वीकार करने से लेकर अपनी जड़ों को स्वीकार करने और अंत में एक वैश्विक साहित्यिक परिवार को अपनाने तक। और ये सब इस अंतिम शक्तिशाली घोषणा में समाप्त होता है: आई एम नॉट एन एंग्लो माई फ्रेंड, आई एम अ पोएट, आई एम नाउ अमनदीप। और आखिर में ये कविता हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है: स्वयं कहाँ समाप्त होता है और राष्ट्र कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन लेबलों से परे कौन हैं जो दुनिया हम पर लगाती है।